नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन आज और गर्म हो गया। कर्नाटक के चुनाव में आज बजरंगबली के अलावा फिल्म केरला स्टोरी की बात हुई, हिजाब का मुद्दा उठा, हनुमान चालीसा की चर्चा हुई और नमाज की भी बात हुई। आज नरेंद्र मोदी ने कहा अब तो कांग्रेस ने अपीजमेंट की हद कर दी। बजरंगबली की जय बोलने पर कांग्रेस के नेता ऐतराज जता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस वोट के चक्कर में सिर्फ झूठ बोल रही है, झूठे वादे कर रही है और अब झूठा प्रचार भी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा जिस तरह से बीजेपी ने केंद्र और दूसरे राज्यों के नेताओं की फौज प्रचार में उतारी है, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी को हार साफ साफ दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी पुरानी योजनाओं को नया नाम दे रहे हैं, पुरानी ट्रेनों को रंग रोगन करके हरी झंडी दिखा रहे हैं। इससे कर्नाटक के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। लेकिन आज के कैंपेन में कांग्रेस पर सबसे तीखा अटैक किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। अटैक थोड़ा हैरान करने वाला था। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी तो नमाज पढ़ती हैं। उन्होंने अमेठी में 2019 के इलेक्शन के दौरान प्रियंका को नमाज पढ़ते हुए देखा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां कांग्रेस के नेता पूरे कर्नाटक में हनुमान जी के मंदिर बनवाने का वादा कर रहे हैं, जबकि नमाज पढ़ने वाले तो मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं। तो कांग्रेस के नेता मंदिर कैसे बनवाएंगे, मूर्ति की स्थापना कैसे कर पाएंगे? स्मृति के इस इल्जाम पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता खामोश रहे। जो एक दो नेता थोड़ा बहुत बोले, उनकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको स्मृति ईरानी की बात सुना देता हूं। स्मृति ईरानी ने हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कांग्रेस हाईकमान हिंदुओं के हिंदुत्व के खिलाफ है, मूर्ति पूजा नहीं करती, प्रियंका गांधी तो नमाज अदा करती हैं। बजरंगबली का नाम लेने से जो नाराज हो रहे हैं, वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों से कितना नाराज होते होंगे, कितना चिढ़ते होंगे, इसी का तो ये प्रमाण है। राम भक्तों के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ही बोल सकती है, वरना देश में आस्था का ये विषय है। राम भक्त के खिलाफ बजरंगबली का नाम लेने के लिए कभी किसी को दंडित नहीं किया जाता। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने दावा किया कि हम लोग हनुमान का मंदिर बनाएंगे, हम लोग हनुमान के पास हनुमान। देखिए, मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए, और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए नाम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए कांग्रेस? श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अदा करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। स्मृति ईरानी की बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। लगा स्मृति ईरानी चुनाव की गर्मी में कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गई, कहीं ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि स्मृति ईरानी ने यही बात थोड़ी देर बाद फिर से दोहराई। उन्होंने कहा 2019 के इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को खुद नमाज पढ़ते हुए देखा था। कांग्रेस के नेताओं को प्रियंका से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कर्नाटक में जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि नमाज पढ़ने वाले मूर्तियों की पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अदा करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? अब इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि प्रियंका गांधी इस्लाम को मानती हैं, नमाज अदा करती हैं। कर्नाटक के चुनाव में अब देख रहे हैं, कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जा रही हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी जहां हनुमान जी का मंदिर दिख जाता है, वहां साष्टांग प्रणाम करते हैं।
अब सब खुद को सनातनी हिंदू बता रहे हैं। इसलिए ये उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी के इस हमले का कांग्रेस की तरफ से तीखा जवाब आएगा, लेकिन आया नहीं। कांग्रेस का कोई नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला। स्मृति ईरानी के बयान के थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूमने लगा जिसमें प्रियंका गांधी दुआ करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो इस वीडियो में नमाज नहीं पढ़ रही हैं, लेकिन उनके आसपास मुस्लिम भाई खड़े हैं जिनके बीच खड़े होकर वो उनके साथ दुआ कर रही हैं। इस पर भी कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इतना जरूर कहा कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं, गांधी नेहरू परिवार को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से बीजेपी में उनका कद थोड़ा बढ़ जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए बेसिर पैर के झूठे बयान किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी इस देश की मंत्री हैं। वो कर्नाटका आती हैं और कर्नाटक आकर 40% कमीशन खोरी पर मौन धारण कर लेती हैं। वो कर्नाटक आकर जो बीजेपी की सरकार ने आतंक मचाया हुआ है, बेरोजगारी का आतंक मचाया हुआ है, महंगाई का आतंक मचाया हुआ है, भ्रष्टाचार पर, उस पर नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी जी इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। दिल्ली में जहां रहती हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां जो चारों खाने चित्त करा देती हैं विरोधियों को, अपनी अस्मिता की यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। स्मृति ईरानी जी की दिक्कत यह है कि उनका मुंह तभी खुलता है, वो गला तभी फाड़ती हैं जब गांधी परिवार के खिलाफ उनको विष उगलना रहता है। लेकिन कर्नाटक की जो हार की बौखलाहट के चलते वो ऐसी बेतुकी बातें कह रही हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मुद्दे से उनको भटकाने नहीं देंगे मुद्दा। स्मृति ईरानी जी को सिर्फ एक बात का जवाब देना है कि आपकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया कर्नाटक में, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, उसके चलते आपकी हार होने वाली है। ये आपकी हार, आगामी हार की बौखलाहट है। उस राज्य के लोगों से बात करिए, वो स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि 400 से सिलेंडर भर के 1200 हो गया। स्मृति ईरानी चुप्पी कब तोड़िएगा? पकौड़ा तलना था, तेल 90 से 220 हो गया। स्मृति ईरानी चुप्पी कब तोड़िएगा? स्मृति ईरानी न गैस के सिलेंडर पे बात करती हैं, न यौन शोषण की महिलाओं पर बात करती हैं। स्मृति ईरानी न पेसीएम पे बात करती हैं, न 40% भ्रष्टाचार पे बात करती हैं। उनको लगता है वो हवाई आएंगी यहाँ पर और अनर्गल बात करेंगे और वो मुद्दा बन जाएगा। जी नहीं, कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है। हाथ पकड़ के आपको सत्ता से बाहर किया जाने वाला है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी के नमाज वाले इल्जाम के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। कांग्रेस तो पहले ही परेशान है और कोशिश कर रही है किसी तरह से बजरंग बली के मुद्दे से पीछा छुड़ाया जाए, आस्था और धर्म के मुद्दों को कैंपेन में हावी न होने दिया जाए। इसीलिए कांग्रेस के नेता इन पर बात नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है कि कांग्रेस पर बजरंग दल को बैन करने के वादे पर कैसे घेरा जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, बीजेपी के सारे बड़े नेता इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू और बेल्लारी में 2 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया, रोड शो किए और हर जगह बजरंग बली के जयकारे से शुरुआत की। तुमकुरू में मोदी का रोड शो पहले से प्लान नहीं था, लेकिन अचानक के रोड शो के बाद भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी। क्योंकि कांग्रेस से चुनाव आयोग से नरेंद्र मोदी की शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी सभाओं में मोदी बजरंग बली का नाम लेकर, बजरंग बली का जयकारा लगाकर, ईवीएम का बटन दबाने की बात कहकर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मोदी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब कांग्रेस ने इस तरह की शिकायत की तो मोदी ने आज अपनी रैली में इसका भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे किए और अब तो कांग्रेस ने अपीजमेंट की हद कर दी। कांग्रेस को अब बजरंग बली का नाम लेने पर भी ऐतराज होता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे,
वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। मोदी ने आज कहा कि कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस हार से डरकर अब तमाम तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा, कांग्रेस पैसे की ताकत पर झूठे सर्वे करवाती है। सर्वे दिखाकर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जैसे वो चुनाव जीत रही है। मोदी ने कहा, कई राज्यों में कांग्रेस ऐसा कर चुकी है, लेकिन हर जगह जनता ने उसे जवाब दिया है। कर्नाटक में भी लोगों को इसी तरह की साजिश से सावधान रहना है। कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले, कौन सा झूठ गढ़े। बड़ी बात यह कि आज मोदी ने कर्नाटक इलेक्शन में पहली बार फिल्म केरला स्टोरी की बात की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का आतंकवाद के खिलाफ कभी कड़ा रवैया नहीं रहा, लेकिन चिंता की बात है अब देश में एक अलग तरह के आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो देश को, समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। इस आतंकवाद से मुकाबला करने और इससे सावधान रहने की जरूरत है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी
ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। अब चूंकि मोदी कांग्रेस पर लगातार और बार बार डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता बार बार इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत करते हैं। कांग्रेस के पुराने नेता के रहमान खान ने कहा कि मोदी कैंपेन के दौरान जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे नेता को शोभा नहीं देता। के रहमान खान ने कहा, इसी तरह के बयानों से मुसलमानों के मन में डर पैदा होता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को मोदी के बयानों पर गौर करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब आप बूथ में जाएंगे वोट करने के लिए, आप जय बजरंग बली बोल के वोट कीजिए। तो मैं उसके ऊपर यह रिएक्शन, प्राइम मिनिस्टर को यह नहीं बोलना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, इस प्राइम मिनिस्टर फॉर। अब वो ये करें कि पर्टिकुलर ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो सही बात नहीं है। अब अगर एक बूथ में आप अब किसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, जब लोग जोर जोर से पुकारते रहेंगे, 10 आदमी बूथ में रहते हैं, आप जोर जोर से पुकारते रहेंगे तो एक दो माइनॉरिटी गए तो उनको डर का माहौल होता है ना। तो इलेक्शन कमीशन को मैं बोला, इलेक्शन कमीशन इसको नोट में लेना चाहिए और इसको स्टॉप करना चाहिए। देश में माइनॉरिटी लोग डर नहीं रहे हैं, मगर माहौल बना हुआ है ना, एटमॉस्फेयर हुआ है, कहीं लिंचिंग हो रहा है, वो लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको जय श्री राम बोलो कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये डर नहीं क्या है? के रहमान खान ने जो कुछ कहा उसका जवाब दिया बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने। तेजस्वी सूर्या ने कहा, अगर बजरंग बली की जय जयकार से किसी को डर लगता है तो ये उसकी दिक्कत है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हनुमान जी को याद करना कोई क्राइम नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि के रहमान खान का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है और कर्नाटक की जनता सब देख रही है। जय बजरंग बली बोलने से किसी व्यक्ति को डर लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इनसिक्योर माइंडसेट एंड आई रिक्वेस्ट हिम टू कम आउट ऑफ दैट। देश में बजरंग बली को याद करना आज गुनाह बन चुका है क्या? क्राइम बन चुका है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार से इस मुद्दे को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही कर्नाटका में रैली में बोले थे कि यही लोग प्रभु राम को लॉक किए थे और यही लोग आज जो बजरंग बली की जय बोलते हैं उनको भी वो लॉकअप में डाल देंगे। और उसी प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी जय बजरंग बली एक घोषणा के ऊपर भी हमला बोल रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक में रोड शो किया, फिर एक पब्लिक मीटिंग का एड्रेस किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पीएफआई की पैरोकार है। पीएफआई तो पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है, उस पर बैन लगा हुआ है। पीएफआई देश के खिलाफ साजिश करने और हिंसा फैलाने वाला संगठन है और कांग्रेस ने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करके अपराध किया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पीएफआई को वोट देना। पहले राम पर ताला लगाया, फिर अब हनुमान पर ताला, अंजनिया पर जी भगवान पर ताला लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? और फिर क्या कहते हैं, अभी परसों इन्होंने कहा कि हम पीएफआई पर बैन लगाएंगे। अरे तुम क्या लगाओगे?
ये तो पीएफआई पर बैन प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया और अमित शाह ने लागू कर दिया, पीएफआई पर बैन लग गया। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, डीके शिव कुमार बेल पर, आधे बेल में आधे जेल में, आधे बेल पर आधे जेल में, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पीएफआई के केस तुमने छुड़ाए, बजरंगबली पर ताला तुम लगाओ, भ्रष्टाचार तुम करो, विकास के काम को ब्रेक तुम लगाओ। मित्रों याद रखना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जेडीएस नहीं है। जेडीएस को भी अगर वोट देते हो तो कांग्रेस को वोट जाता है, और कांग्रेस को वोट देते हो तो पीएफआई को वोट पड़ता है, समझ लेना इस बात को। कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से कैंपेन की कमान पूरी तरह से पार्टी के अध्यक्ष और कर्नाटक के सबसे सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। खड़गे बड़े बड़े रोड शो और रैलियां करने के बजाय छोटी छोटी सभाएं करके कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनका फोकस कांग्रेस के वादों पर और बीजेपी की सरकार के कामों पर होता है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 3.5 साल में सिर्फ करप्शन किया, कोई काम हुआ नहीं, इसलिए बीजेपी के नेता कर्नाटक में कैंपेन को कम्युनल लाइन पर ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए, लेकिन वो सारी योजनाएं पुरानी थी। खड़गे ने कहा कि मोदी कर्नाटक में पुरानी ट्रेन को झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए नया कुछ नहीं है। ಅದೇ ರೇಲ್ಗಾಡಿ मोदी ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ भाइयों और बहनों, आप लोग सीधा वाराणसी जा सकते, काशी का दर्शन ले। अरे भाई वो तो हमने पहले किया था, अजमेर का हमने पहले किया था, काशी का किया था, वैष्णव देवी का किया था। सब कुछ जो हमने किया उसको सिर्फ आप सफेद रंग लगाना, हरी झंडी दिखाना। अब मैं आपको कर्नाटक के चुनाव के कैंपेन का एक और रंग दिखाता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक में कैंपेन कर रहे हैं। हिमंता को देखने सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुटती है। हिमंता ने कर्नाटक के लोगों से कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की गारंटी दे सकती है, कांग्रेस सिर्फ पीएफआई को बचाने की गारंटी दे सकती है, कांग्रेस सिर्फ लोगों को बांटने की गारंटी दे सकती है। इसलिए अब कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने की गारंटी देनी होगी। आज हमारा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया, बोले आपने पीएफआई को बैन किया, हम बजरंग दल को बैन करेगा। अरे भैया, आप क्या पीएफआई का स्पोक्समैन है? कोई बजरंग दल बम ब्लास्ट करता है, कभी गोली बारूद करता है, कोई नहीं करता है। आप कैसे बजरंग दल को बैन करेगा? आप पीएफआई के लिए क्यों खेल खेलता है? आपका पीएफआई का साथ क्या आपका फ्रेंडशिप है? आप हमें बताइए। हैरान करने वाली बात है कि कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन पूरे पीक पर है, लेकिन राहुल गांधी कैंपेन में बहुत कम दिखाई देते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के नेताओं के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले एक हफ्ते में कर्नाटक में खूब पसीना बहाया, लेकिन राहुल गांधी तो कैंपेन से पूरी तरह गायब हैं। आज भी जब नरेंद्र मोदी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल की मेस में बैठकर लंच कर रहे थे। राहुल आज अचानक पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल की मेस में स्टूडेंट्स के साथ उनके करियर के बारे में बात की, उन्हें अपने बारे में बताया, वहीं पर खाना खाया और आधे घंटे बाद वहां से निकल गए। वैसे पता लगा कि राहुल गांधी कल कर्नाटक जाएंगे। बेलगावी में राहुल की पब्लिक मीटिंग होगी। इसके बाद शाम को सोनिया गांधी भी कर्नाटक पहुंचेंगी। हुबली की रैली में सोनिया और राहुल दोनों मौजूद रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मुश्किल यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें बजरंगबली के संकट से नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का एहसास है कि मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को एक जैसा बताकर उनकी तुलना करके उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, और नरेंद्र मोदी ने इसे बजरंगबली से जोड़कर इतना बड़ा इशू बना दिया है कि कांग्रेस के कैंपेन मैनेजर्स के हाथ पांव फूल गए। बजरंग दल पर बैन की बात से पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह की कोशिश की गई।
कभी कहा राज्य सरकार को पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं होता, कभी कहा हम भी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं, किसी ने कहा कि हम बहुत सारे हनुमान मंदिर बनवाएंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन ने शिकायत कर दी कि मोदी ने बजरंग बली का नाम क्यों लिया। कुल मिलाकर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसका बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है। आज इसका इशारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बातों से भी मिला। असल में पीयूष गोयल इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। आपकी अदालत में पीयूष गोयल ने कर्नाटक में बजरंग बली के आशीर्वाद की बात की। पीयूष गोयल ने जनता को बताया कि वो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। हर मंगलवार और शनिवार को वो बेनागा हनुमान मंदिर जाते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हनुमान जी का मंदिर ढूंढ ही लेते हैं। पीयूष गोयल से मैंने पूछा कि कर्नाटक के चुनाव में अब बजरंग बली की एंट्री हो गई है, तो उन्होंने कहा कि बजरंग बली तो हर जगह मौजूद रहते हैं, पर कर्नाटक उनकी जन्मस्थली है। पीयूष गोयल ने कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि बजरंग बली कर्नाटक की जनता पर कोई संकट नहीं आने देंगे। पीयूष गोयल के जवाब की एक झलक आपको दिखा देता हूं। पीयूष जी, आजकल देख रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हुई है और कांग्रेस काफी परेशान है इससे। देखिए, बजरंग बली तो ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह है, पर कर्नाटक उनकी जन्मभूमि है। बजरंग बली के लिए आस्था है लोगों में, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहले उन्होंने भगवान राम को ताले में बंद रखने की कोशिश की। राम सेतु का विषय आया तो कहा राम सेतु था ही नहीं। राम जन्मभूमि का विषय आया तो हर संभव प्रयास किया कि राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर भगवान राम की आराधना में ना बन सके। उस दिन जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, तब बजरंग दल, और बजरंग दल क्या है, भगवान हनुमान के में आस्था रखने वाले एक समाज सेवी राष्ट्रभक्त सेवा संस्था है। अब कांग्रेस अगर इस प्रकार से हिंदू भावनाओं को बार बार आहत पहुंचाने की कोशिश करेगी, समाज में तुष्टीकरण लाएगी, समाज को बांटने की, बंटवारे की कोशिश करेगी, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगी, तो भारत की जनता बड़ी समझदार है। मैं समझता हूं भारत की जनता देख रही है कांग्रेस के काम को। 2014 में उनको 44 सीटों पे निपट दिया था, समेट दिया था, देश को संकट से बचा दिया देश की जनता ने, और आगे चल के भी बजरंग बली की भावना को सामने रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है देश पे कोई संकट और कर्नाटक पे कोई संकट कर्नाटक की जनता आने नहीं देगी। आपकी अदालत का यह पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। लेकिन आपको बता दूं कि आपकी अदालत शो में पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी कर्नाटक में कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता ही कर्नाटक में कैंपेन करने से रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के कैंपेन से कांग्रेस को नुकसान होता है। पीयूष गोयल ने दावा किया कि कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की भारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं और भारत जोड़ो के बजाय राहुल गांधी कर्नाटक पार्टी जोड़ो की यात्रा निकाल रहे थे। पीयूष गोयल ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के संकट के बारे में जो कहा, उसका एक हिस्सा आपको सुनवा देता हूं। अब मैं कर्नाटक में देख रहा हूं और अब मुझे समझ में आ रहा है कि असलियत क्या थी। असलियत यह थी कि वो भारत जोड़ो नहीं, उनकी कांग्रेस पार्टी जोड़ने में लगे हुए थे, मुश्किल में पड़े हुए थे, क्योंकि कर्नाटक में 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री के लिए। सिद्धारमैया जी छोड़ने को तैयार नहीं है, कहते हैं मुझे एक बार और बनना है मुख्यमंत्री। शिव कुमार जी अपनी आकांक्षा बंद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो कहते हैं मैं ही हूं जो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब अखिल भारतीय अध्यक्ष भी कूद पड़े हैं वहां पे, वो कहते हैं कि अरे इन दोनों की लड़ाई छोड़ो, मेरे पास तो पूरा अधिकार है कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, मैं ही उपयुक्त हूं। तो अब इन तीनों को जोड़ने का प्रयास था भारत जोड़ो यात्रा। आपकी अदालत के स्पेशल शो में पीयूष गोयल से मैंने महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में भी बात की।
मैंने जिक्र किया इस बात का कि बहुत चर्चा है, महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी के साथ आएंगे, एनसीपी को अपने साथ लाएंगे। मैंने पीयूष गोयल से पूछा, क्या बीजेपी को लगता है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा तो नुकसान होगा? क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को बदला जाएगा? जवाब में पीयूष गोयल ने जो कहा उसका एक अंश मैं आपको सुनवा देता हूं। आप महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। शिंदे जी के साथ अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो नुकसान हो सकता है, इसलिए अजीत पवार साथ आ जाएं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार मजबूती से महाराष्ट्र में लोगों की सेवा कर रही है। आप आके देखिए जिस पेस पे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट, विकास, प्रगति हो रही है। आप हर कोने में देखेंगे कहाँ मेट्रो की लाइन लग रही है, कहाँ ट्रांस हार्बर लिंक लग रहा है, नागपुर से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे सुपर एक्सप्रेस स्पीड पे चल रहा है। एक एक हमारे धार्मिक और तीर्थ स्थल का विकास हो रहा है। जिस प्रकार से देश के महाराष्ट्र प्रदेश के गांव-गांव तक नई आधारभूत सुविधाएं पहुंच रही है, एक फ्रेंजी के साथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, शिंदे जी और फडणवीस जी मिलके शिवसेना भाजपा की सरकार चलाएंगे। बड़ी मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की सेवा करेंगे। अगला चुनाव भी जीतेंगे। अगला चुनाव स्वीप करेंगे। महाराष्ट्र की जनता इतनी त्रस्त थी विकास आघाड़ी से। आपकी अदालत के इस शो में पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में शरद पवार के इस्तीफे को ड्रामा बताया। ये पूरा शो तो आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे, लेकिन फिलहाल आपको ये दिखा देता हूं कि महाराष्ट्र में शरद पवार के इस्तीफे को लेकर 3 दिन से जो ड्रामा चल रहा था वो आज किस अंदाज में खत्म हुआ। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब वो एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन मामले में एक ट्विस्ट फिर आ गया। जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया, उस वक्त अजीत पवार को छोड़कर एनसीपी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। इसलिए अब अजीत पवार की गैर मौजूदगी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि आज सुबह इस बात का अंदाजा हो गया था कि शरद पवार मान जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह उस कमेटी की मीटिंग हुई जो अपने उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए शरद पवार ने बनाई थी। इस कमेटी ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि शरद पवार को कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपना फैसला वापस लेना चाहिए, उन्हें एनसीपी का नेतृत्व करते रहना चाहिए। ये प्रस्ताव लेकर सभी नेता शरद पवार के पास गए। पवार साहब ने थोड़ा वक्त देने की बात की। इसके बाद शाम को 5 बजे शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार और बेटी सुप्रिया सूले और भतीजे अजित पवार के साथ वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे। एनसीपी के सभी नेताओं को बुलाया गया था। फिर शरद पवार ने एक लिखित बयान पढ़ा जिसमें कहा गया कि पार्टी के नेताओं के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने यह रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस वक्त एनसीपी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो अपना फैसला वापस ले रहे हैं। लेकिन अब वो पूरा फोकस पार्टी में बदलाव और पार्टी के भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में लगाएंगे। पवार ने कहा कि उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले अजीत पवार को छोड़कर किसी और को इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें पता था अगर नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो कोई उन्हें पद नहीं छोड़ने देगा। शरद पवार ने कहा वो तो चाहते थे कि पार्टी में नई लीडरशिप तैयार हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रेशर में वो अपना फैसला वापस ले रहे हैं। ये बात सच है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि मैंने सोचा था, कई दिनों से सोच रहा था, जानता था कि अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। इसका पूरा भरोसा मुझे था, इसीलिए मैंने बात नहीं की। ये बात सच है। ये बात मैंने अजित को कही थी कि ये मेरी सोच है, इसलिए उनको अंदाजा था। इन सभी को अंदाजा बिल्कुल नहीं था। इन सभी को अंदाजा बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया तो जो कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे वो नाचने लगे।
वाईबी चौहान सेंटर के सामने ढोल ताशे बजे। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन अजीत पवार की गैर हाजिरी से लोगों के मन में आशंकाएं भी पैदा हुई। अजीत पवार क्यों नहीं आए, इसको लेकर तमाम नेताओं से सवाल पूछे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शरद पवार से भी पूछा गया तो उनसे इतना कहा कि हर जगह सभी मौजूद हों ऐसा नहीं होता। इतना कहने के बाद पवार मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोले। एनसीपी के नेता बाहर निकले तो उनसे भी सवाल पूछे। इस पर सबने गोल जवाब दिए। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा किसी को नहीं मालूम था कि शरद पवार आज ही फैसला करेंगे, आज ही ऐलान करेंगे। सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए कई नेता पहुंच नहीं पाए। कि रेजिग्नेशन विड्रॉ करने का आग्रह करने के लिए अजीत पवार थे। हम सब अजीत पवार और हम सारे लोग पवार साहब के घर बैठे थे। हम जब रिजोल्यूशन सुबह पार्टी ऑफिस में निर्णय लेने के बाद, राष्ट्रवादी के पार्टी में निर्णय होने के बाद उनके घर जाए, तभी वो वहाँ मौजूद थे। मुझे भी मालूम नहीं था कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे बताया गया तो मुझे आने को थोड़ी देर लगी, 2 मिनट लेट आया और सबको बताया नहीं गया था। उन्होंने निर्णय किया अभी डिसाइड करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ आके अब निर्णय घोषित किया। लेकिन जैसे अजीत पवार की गैर हाजिरी की चर्चा शुरू हुई तो अजीत पवार की सफाई भी आ गई। अजीत पवार ने फोन पर कहा वो न तो नाराज हैं न आउट ऑफ रीच हैं। असल में उन्हें किसी कार्यक्रम में पुणे जाना था, ये पहले से तय था, इसलिए वो पुणे के लिए निकल गए। 9 मई को शरद पवार के साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। अजीत पवार ने कहा उनके अलावा छगन भुजबल, सुनील तटकरे, पीसी चाको जैसे नेता भी शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे नेता नाराज हैं। आज शरद पवार ने इस बात के संकेत दिए कि अब वो एनसीपी में बड़े बदलाव करेंगे। पवार से पूछा गया, ऐसी चर्चा है कि एनसीपी के कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस पर शरद पवार ने कहा जिसे जाना है उसे कौन रोक सकता है। लीडरशिप का काम पार्टी को मजबूत करना है, वो वही काम करेंगे। शरद पवार ने कहा उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो उनके जगह पार्टी को संभाल सकते हैं, इसीलिए वो नेतृत्व छोड़ना चाहते थे। लेकिन क्या करें, कार्यकर्ता उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करना ही नहीं चाहते। बात ऐसी है कि किसी को जाना हो, कोई भी पार्टी हो, किसी को तो कोई रोकता नहीं। इसीलिए लीडरशिप को रोकने को खुद को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति हो तो लीडरशिप में फोरफ्रंट में रहकर इसमें तंदुरुस्ती कैसे आ सकती है, इसे जान लेना चाहिए। इतनी मुझे समझ है। ये हम लोग बैठे हैं, ये सब हमारी टीम बैकअप में ही है। सब चला सकते हैं, राज्य चला सकते हैं, देश चला सकते हैं, इसीलिए उनको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं पीछे हट जाना चाहता था, पर उन्होंने माना नहीं। क्या करूं? शरद पवार के बारे में जितेंद्र आव्हाड ने एक बड़ी बात कही। जितेंद्र आव्हाड ने कहा शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या योजना है, ये समझने के लोगों को 10 जन्म लेने पड़ेंगे। पवार ने इस्तीफा क्या सोचकर दिया और अब क्या सोचकर वापस लिया, ये शरद पवार को छोड़कर और कोई कभी नहीं बता पाएगा। शरद पवार को मेरे ख्याल से ब्रह्मदेव भी नहीं समझ सकता है। हमारी जो कोशिश है वो तो दुनिया के सामने है। हम रास्ते पे उतर के चिल्ला रहे थे फिर से एक बार शरद पवार। कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो अपना ब्रह्मदेव है, अपना भगवान है, और भगवान के प्रति निष्ठा दिखाना ये कोई गलत बात नहीं है। उनका हंसना भी समझ में नहीं आता है और उनका गुस्सा भी समझ में नहीं आता है, इसलिए तो वो शरद पवार है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनको निश्चितता देने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये बात सही है, शरद पवार को समझना, उनकी चाल को बूझना बहुत मुश्किल काम है। राजनीतिक अनुभव में, चतुराई में, दांवपेच में शरद पवार का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने अपनी एक चाल से अजीत पवार को चारों खाने चित कर दिया। हालांकि शरद पवार की उम्र हो गई है, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, लेकिन राजनीति में उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। 63 साल तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई। वो चाहते थे वो एक गाइडिंग फोर्स बन कर रहे हैं,
लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अध्यक्ष बने रहें। लेकिन इस पूरे संकट से एक बात निकल कर आई कि जितनी भी पार्टियां एक व्यक्ति के नाम पर या परिवार के नाम पर चलती हैं, उनमें से किसी के पास सक्सेशन प्लान नहीं है। बड़े नेता के रहते सक्सेशन प्लान बनाने की हिम्मत कौन कर सकता है? और कोई नेता शीर्ष पर रहते हुए अपना उत्तराधिकारी तय नहीं करना चाहता। एनसीपी में शरद पवार के इस्तीफे और उनकी वापसी से जो मंथन हुआ, उसका एक अच्छा परिणाम यह निकला कि एनसीपी में थोड़े दिन बाद उत्तराधिकारी कौन होगा यह तय हो जाएगा। शरद पवार ने यह ऐलान किया कि वो संगठन में फेरबदल करेंगे और इस हिसाब से करेंगे कि एक सक्सेशन प्लान बन जाए। अगर दूसरी पार्टियों के नेता भी अपने रिटायरमेंट से पहले ऐसे ही प्लान बना लें तो देश की राजनीति के लिए अच्छा होगा। आज अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई। आज केजरीवाल के उस बंगले की तस्वीरें सामने आ गई जिसके रेनोवेशन पर केजरीवाल की सरकार ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और केजरीवाल के लिए काफी एम्बैरेसिंग है। पहली बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर में लगा वियतनाम से मंगाया गया चमचमाता मार्बल दिखाई दिया, जिसको खरीदने में सरकारी खजाने से 1 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च हुए। इस मार्बल की फिनिशिंग के लिए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया। केजरीवाल के बंगले में जो दरवाजे लगे हैं वो रिमोट से कंट्रोल होते हैं। कुल मिलाकर 11.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन में लगाए गए हैं। इंटीरियर डेकोरेशन की कंसल्टेंसी के लिए ही 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। केजरीवाल के बंगले में जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मॉड्यूलर किचन बनवाने में 1.25 करोड़ रुपए की लागत आई। चीफ मिनिस्टर हाउस के कमरों में वार्डरोब और एक्सेसरीज की फिटिंग में करीब 1.5 करोड़ रुपए लगे। सबसे ज्यादा चर्चा केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की हो रही, क्योंकि एक एक पर्दे की कीमत 8-8 लाख रुपए है। सबसे सस्ता पर्दा भी 2.25 लाख का है। और हैरानी की बात है कि चीफ मिनिस्टर का घर और कैंप ऑफिस दोनों को मिलाकर रेनोवेट करने में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई टेंडर जारी नहीं हुआ। 5 किस्तों में काम कराया गया और हर बार बिल 10 करोड़ से नीचे का रखा गया, जिससे न टेंडर की जरूरत पड़ी, न पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी से और न इंजीनियरिंग चीफ से अप्रूवल की जरूरत पड़ी। सारी फाइलें उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की मंजूरी से पास हो गई। जैसे जैसे केजरीवाल के सरकारी घर के डिटेल सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल रहा है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल के पुराने बयान सुनवाए, जिनमें केजरीवाल कह रहे थे कि बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले नेताओं को पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को बड़े बड़े घरों की क्या जरूरत है? केजरीवाल कहते थे कि जब एक 4 कमरे के फ्लैट में काम चल सकता है तो बड़े बड़े बंगलों पर जनता का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? केजरीवाल ये भी कहते थे वो इस कल्चर को बदलेंगे। आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को आम आदमी समझकर वोट दिया था, लेकिन अब केजरीवाल के घर की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो लग रहा है उन्होंने ऐशो आराम के मामले में सद्दाम हुसैन और किंग जॉन उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीज़ें दिखाई पड़ती थीं, चर्चा में आती थीं, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीज़ों के चर्चाएं आती थीं, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। आर्थिक भ्रष्टाचार का विषय है, राजनैतिक छल और प्रपंच का विषय है, और नैतिक दृष्टि से जनता के विश्वासघात का विषय है, और तकनीकी दृष्टि से 9 करोड़ 99 लाख, क्योंकि 10 करोड़ होते ही आपको सारी प्रक्रियाओं में आना पड़ता, तो ये
टेक्निकल विषय भी है। तो दिस इज बोथ टेक्निकल, फाइनेंशियल, मॉरल एंड पॉलिटिकल, ऑल द 4 डायमेंशन। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। पारदर्शी, शुचितापूर्ण नई राजनीति जैसे छलावे को देने वाले केजरीवाल जी कृपया मीडिया को और अन्य लोगों को जाने के लिए छोड़ दीजिए ना। हैरानी की बात है कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जब सत्येंद्र जैन की जेल में मालिश करवाते हुए तस्वीरें सामने आई, तो अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आकर बहुत बोले थे। संजय सिंह, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक एक दिन में कई कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन अब बीजेपी ने जब केजरीवाल को सीधे निशाना बनाया है, चीफ मिनिस्टर के घर के रेनोवेशन को लेकर केजरीवाल पर सीधे इल्जाम लगाए हैं, तब केजरीवाल जवाब देने के लिए सामने नहीं आए। आम आदमी पार्टी का कोई नेता भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर केजरीवाल के पुराने बयान ही उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। केजरीवाल कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जनता के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, एक आम आदमी की तरह रहेंगे, आम आदमी पार्टी चलाएंगे। इसीलिए केजरीवाल ने पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा और झाड़ू का निशान चुना। लेकिन अब गाड़ियां भी हैं, सिक्योरिटी भी है और बंगला तो ऐसा जिसकी तस्वीरें देखकर दिल्ली के लोग हैरान हैं। इसलिए केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आपकी अदालत में पीयूष गोयल ने भी कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ कहा। इसके अलावा आपकी अदालत में पीयूष गोयल ने राजनीति में परिवारवाद के बारे में, बीजेपी पर सरकारें चुराने के आरोप के बारे में, सीबीआई ईडी के मिसयूज के बारे में बात की उन्होंने डिटेल में। पीयूष गोयल ने पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के बहुत सारे अनुभव भी शेयर किए। ये पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। आप अफसरों को रात को 12 भी उठा देते हैं, किसी को 2 बजे रात को फोन कर देते हैं। अडानी को पोर्ट भी दे दिए, एयरपोर्ट भी दे दिए, माइंस भी दे दी, गैस भी दे दी, पावर भी दे दी, सब कुछ अडानी को दे दिया। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो की। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग में आज भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुनाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तब तक उसके साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन के इकोनॉमिक कॉरिडोर को गैर कानूनी करार दिया। कहा, भारत इसके खिलाफ एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में बात करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहा है और चलता रहेगा। मीटिंग के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, अमन चाहता है, लेकिन एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया, आतंकवाद को बढ़ावा और अमन की बात साथ साथ नहीं चल सकती। हालांकि विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद बिलावल ने कहा कि भारत ने उनकी अच्छी मेजबानी की, उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दी। इसके बाद बिलावल ने यह भी कह दिया कि जब तक कश्मीर में धारा 370 दोबारा लागू नहीं होती तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे। बिलावल ने श्रीनगर में G20 की मीटिंग का विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान इसका ऐसा जवाब देगा कि भारत याद रखेगा।
जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं। और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे। होस्ट के लिहाज से, चेयर के लिहाज से जो भारत का जिम्मेदारियां था, एज फार एज द CFM इज कंसर्न, मेरे ख्याल में जयशंकर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब पूरा उतरे इन जिम्मेदारियों के मुताबिक। उन्होंने किसी मौके पे मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि हमारा बायलैटरल इख्तिलाफात की वजह से इस कॉन्फ्रेंस पे कोई असर हो। भारत के अवाम और इनके मीडिया जो भी वो कहे, जो भी उनका पोजिशंस है, द हार्ट ऑफ हार्ट्स हम सब चाहते हैं, वो भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो। इस एक एक्शन से इन्होंने अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है, अपना इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वायलेट किया है। हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। बिलावल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसे मुल्क के प्रवक्ता हैं जिसकी मेन इंडस्ट्री आतंकवाद है, दहशतगर्दी है। ऐसे मुल्कों से भारत कोई बात नहीं करता। जयशंकर ने कहा कि कश्मीर के बारे में बात करने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान की बस एक ही भूमिका है, वो इस इलाके को खाली कर दे जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. तो साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें, वो तो कुछ भी कह सकते और उस देश का इतिहास, ये कोई नई बात नहीं। तो आज जो कहते हैं ना, द पुराना प्लेबुक जो है, वो पुराना प्लेबुक एक बार और चल रहा था, लोकेशन अलग था, गोवा था, प्लेबुक वही था, पुराना था। कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर एस जयशंकर ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। आतंकवाद के सवाल पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की सच्चाई जानती है। कश्मीर में पाकिस्तान किस तरह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसका एक सबूत आज ही मिला। इस वक्त भी कश्मीर में आतंकवादियों के साथ सेना का एनकाउंटर चल रहा है और दुख की बात है कि आतंकवादियों ने एनकाउंटर के दौरान एक ब्लास्ट किया जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। असल में सेना को खबर मिली थी कि 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पर हमला करने वाले आतंकवादी राजौरी के कांदी इलाके में छुपे हुए हैं। फौज ने सुबह से ही इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेरेबंदी शुरू की। एनकाउंटर शुरू हुआ तो आतंकवादियों ने मुठभेड़ में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 3 जवानों की मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। इस पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है और पता ये लगा कि इलाके में छुपे सभी आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनका नंबर पता नहीं चला है क्योंकि अंधेरे के कारण ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना से आई हैं। जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियार लेकर आए लोगों ने कैसे एक परिवार को निशाना बनाया, कैसे गोलियां चलाई, कैसे लाठी डंडों से अटैक किया, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये घटना मुरैना जिले के लेपा गांव की है। असल में 2 परिवारों के बीच आपसी रंजिश का बड़ा पुराना मामला है। 10 साल पुराना केस है। 2013 में धीर सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह तोमर के बीच एक सरकारी जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त गजेंद्र सिंह तोमर के घर पर धीर सिंह तोमर ने हमला बोल दिया। झगड़े में धीर सिंह के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। उस वक्त गजेंद्र सिंह डरकर अपना घर परिवार छोड़कर अहमदाबाद जाकर रहने लगे।
लेकिन 10 साल बाद आज जब गजेंद्र सिंह का परिवार गांव लौटा तो धीर सिंह ने पूरी प्लानिंग के साथ गजेंद्र सिंह के घर पर अटैक कर दिया, लाठी डंडों से हमला किया। गजेंद्र सिंह की फैमिली पर 3 तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें गजेंद्र सिंह के साथ साथ उनके परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं भी हैं। यह हत्याकांड पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। गजेंद्र सिंह और धीर सिंह के बीच सब कुछ थोड़े दिन पहले तय हो गया था, सुलह हो गई थी। गांव के लोगों ने बताया कि धीर सिंह खुद अहमदाबाद गया था और गजेंद्र सिंह से कहा था पुरानी बात खत्म हो गई, अब तुम गांव लौट आओ। लेकिन आज जब गजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ लौटा तो उसकी फैमिली पर सरेआम गोलियां चलाई गई। गजेंद्र सिंह के बेटे ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी धीर सिंह तोमर और एक महिला को अरेस्ट किया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। दोनों के ही परिवारों के घर आमने सामने हैं गांव में, और इनका पूर्व का विवाद था और उसमें उनकी जो है न्यायालय में इनके सहमति बन गई थी। तो उसमें समझौते होने के बाद इनने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, गांव में रह लो। और इस संबंध में जरा सा भी विवाद होता थाने में सूचित करते, तो वैसा इन्होंने कुछ बताया नहीं। और ऐसी स्थिति में यहाँ गांव में इनकी सहमति, जो आरोपीगण है उनकी सहमति के आधार पर ये यहाँ गांव में आए। 20-25 इनके परिवार के सदस्य थे, जो कोई अहमदाबाद या फिर कोई ग्वालियर में अपना फरारी तो नहीं कह सकते, 4-5 साल ये जेल में रह के आए थे। और उसके बाद जो है ये यहाँ आज सुबह आए 9:30-10 बजे के लगभग। तो उनके यहाँ घर में आते ही जो आप मकान देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। चूंकि इसकी अप्रीहेंशन नहीं थी हमको कि इस तरीके की घटना होगी, ना इन्होंने किसी पक्ष के द्वारा हमको बताया कि ऐसा चल रहा है। जो विवाद था उसका ये समझौता वहाँ पे कोर्ट में करना होना बता रहे हैं इनके मृतक पार्टी के लोग कि इन्होंने समझौता कर लिया था और अच्छा खासा उसमें राजीनामा उनका हुआ था। और उसी आधार पर ये गाँव में रहने के लिए आए थे, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इनको आशंका नहीं थी इनके साथ, ऐसा बता रहे हैं कि धोखा हुआ है। पुरानी रंजिश का यह मामला रोंगटे खड़े करने वाला है। आज जो देखने को मिला वो सीधे सीधे धोखेबाजी का केस है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में। इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं केंद्रीय सरकार में मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जिन्हें सरकार का संकट मोचक कहा जाता है, उन्होंने आपकी अदालत में देश की सियासत के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में काफी खुलकर बात की। केजरीवाल की पोल भी खोली। पीयूष गोयल ने आपकी अदालत में अपनी जिंदगी के ऐसे कई राज खोले जो पहली बार सामने आएंगे। पीयूष गोयल के साथ आपकी अदालत का यह स्पेशल शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। पेरेंट्स ने आपका नाम रखा था हैप्पी, लेकिन आजकल लोग कहते हैं हैप्पी जी कभी हैप्पी नहीं होते, बहुत डांटते हैं अपने अफसरों को। कोई ठीक से काम नहीं करे, कभी कोई भ्रष्टाचार की बात आए तो गुस्सा तो स्वाभाविक आएगा ही ना। अफसरों को रात को 12 भी उठा देते हैं, किसी को 2 बजे रात को फोन कर देते हैं। आपकी मंशा में बताए तो न सोऊंगा न सोने दूंगा। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।